तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें पर्टिकुलर ऐसी चेन जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पर होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन में होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं। एक है हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस, और सेकंड जो होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस। फर्स्ट जो होता है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और सेकंड जो होता है हमारा इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है पर्टिकुलर ईटीसी सिस्टम के लिए, ईटीसी साइकिल के लिए। तो सबसे पहले बात आती है एनएडीएच की। एनएडीएच का फुल नेम होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और एच मतलब होता है हाइड्रोजन। सेकेंड है एफएडीएच2। एफएडीएच2 का फुल नेम होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड एच फॉर हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारा कोएंजाइम, जो क्यू है। क्यू जो है इसे यूनिक यूनियन कहा जाता है। ये कैरियर है जो जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजनेस। सेकेंड कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। जो थर्ड है जिसका नाम है साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, और जो फोर्थ है उसका नाम है साइटोक्रोम C। इसके अलावा इसमें जो फोर्थ होता है, एक और इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो है हमारा ATP सिंथेटेस। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें 2 मेम्ब्रेन है, तो इसमें लाइफ साइकिल क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स दिए हुए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस है, 4 कॉम्प्लेक्स, जिस पे हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन देखेंगे कैसे कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहली स्टेप कंप्लीट होती है हमारे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में, जिसमें NADH का डिहाइड्रोजनेशन होगा। देखिए इस स्ट्रक्चर में NADH का डिहाइड्रोजनस होगा, जिससे क्या होगा कि NADH के साथ आए 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लॉस होंगे। ठीक है, वो ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा, NADP में आ जाएगा, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है स्ट्रक्चर में। इससे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, और जिसे पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है वो हाइड्रोजन के फॉर्म में इसे कैरी करेगा और इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देगा। इस प्रकार कॉम्प्लेक्स C की तरफ ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होगा मतलब कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स था, है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इस कॉम्प्लेक्स में से 4 हाइड्रोजन निकलेंगे मैट्रिक्स से IMS इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस की तरफ। कब तक, जब तक क्यूनोन जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड की तरफ, तब तक यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 1 2 3 4, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं।
ट्रांसफ़र हो चुके थे कॉम्प्लेक्स थर्ड में, और कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे कॉम्प्लेक्स फोर्थ में, ठीक है। तब भी वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फोर्थ में, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो कॉम्प्लेक्स फोर में ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, ट्रांसलोकेशन किस में होगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड में। कॉम्प्लेक्स थर्ड में ट्रांसलोकेशन होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, चार हाइड्रोजन आयन का फिर से निकलेंगे। कितने हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे इस प्रकार, 8, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स से 4 इलेक्ट्रॉन निकले, और हमारे जो थर्ड वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें से भी 4 इलेक्ट्रॉन निकले, तो कितने हो चुके हैं हमारे, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं हाइड्रोजन के, मतलब 4 हाइड्रोजन आयन हो चुके हैं, ठीक है। अब इस प्रकार क्या होगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर में जाएंगे। जैसे ही कॉम्प्लेक्स फोर में जाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स फोर है वो क्या है हमारा, किसकी हेल्प से जाएंगे, साइटोक्रोम सी की हेल्प से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोक्रोम सी की हेल्प से क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसपोर्ट होंगे। कॉम्प्लेक्स फोर में अलग अलग तरीके से मोनोमर प्रेजेंट होते हैं, जो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसे 1, 2, 3 या AA3 भी कहते हैं। जैसे देख रहे हैं आप कॉम्प्लेक्स थर्ड में, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फोर, जो कॉम्प्लेक्स फोर है, इस कॉम्प्लेक्स फोर में जो साइटोक्रोम सी की हेल्प से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए हैं, तो कॉम्प्लेक्स फोर में अलग अलग तरीके के मोनोमर प्रेजेंट होते हैं, 3 प्रकार के, 1, 2, 3, या इसे क्या कहते हैं, AA3 भी कहते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसलोकेशन होगा, ट्रांसलोकेशन होने से 2 हाइड्रोजन बनेंगे, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 10 हो चुके हैं। अब वो जो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और जो 4 रिलीज हुए हैं हाइड्रोजन, तो इस प्रकार कितने हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए। 10 में से जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर H2O का फॉर्म करते हैं, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सॉरी, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करेगा। अब हम आगे देखते हैं कि जो IMS है, मतलब कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर हमारा जो मेम्ब्रेन है हमारी इनर, इस प्रकार क्या हो गया कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र हो गया। 2 हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिया। वाटर मॉलिक्यूल बनाने से क्या हो गया कि पर्टिकुलर जो हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन बन चुके हैं, तो ये इसकी कंडीशन कैसी होगी, पॉजिटिव हो चुकी है, और अंदर वाली कंडीशन कैसी होगी, नेगेटिव हो चुकी है, ठीक है। तो हमारी सेल उसको क्या करेगी, बैलेंस करेगी, बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो बैलेंस किसकी हेल्प से करेगी, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ATP सिंथेसिस के थ्रू। इस प्रकार ATP सिंथेसिस के थ्रू यहाँ पे उसको मेंटेन करेंगे, जिससे हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ फ्लो करेंगे, जिससे 2 सबयूनिट होती है, जिसमें 2 सबयूनिट होती है। जो फर्स्ट सबयूनिट होती है हमारी, उसकी जो 2 सबयूनिट होती है F0 और F1। अब हाइड्रोजन अंदर जाएगा और आपका ATP का फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा। अब हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, जैसा कि स्ट्रक्चर में देख रहे हो। जैसा कि स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि F0 और F1 जो 2 सब यूनिट होती है, F0 और F1, इस कंडीशन में क्या होगा, अब हाइड्रोजन आयन अंदर जाएगा और आपका ADP का फॉस्फोराइलेशन होगा और क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। एनर्जी मॉलिक्यूल है, क्योंकि ATP क्या है, एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ATP सिंथेसिस की से अंदर की तरफ आएंगे तो मैट्रिक्स की तरफ आ रहा है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बाहर की तरफ है, ठीक है। तो अब वो कहाँ पे आ रहा है, मैट्रिक्स की तरफ आ रहा है, किसकी हेल्प से, ATP सिंथेसिस की हेल्प से। तब जाकर क्या बनता है, ATP बनता है। अब ATP कैसे बना, तो हम ये देखते हैं कि ATP कैसे बनता है। तो देखिए ATP कैसे बना, जैसे कि बात आती है यहाँ पे, जैसे 4 हाइड्रोजन से एक ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब 4 हाइड्रोजन से एक ATP का फॉर्मेशन हुआ, मीन्स एक NADH से 10 हाइड्रोजन आयन बनेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम की प्रोसेस हो रही है,
एक NADH से 10 हाइड्रोजन आयन बनेंगे, तो कितने ATP बनेंगे इससे टोटल? 2.5 ATP बनेंगे एक NADH से। इस प्रकार एक NADH से 10 हाइड्रोजन बनेंगे और टोटल ATP कितने बनेंगे? 2.5 ATP बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम चलता है जिसमें एक NADH से 4 हाइड्रोजन बनेंगे, 4 हाइड्रोजन से 2.5 ATP बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब आती है कॉम्प्लेक्स सेकंड की। कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या करता है? सक्सिनेट का डिहाइड्रोजनेशन करता है और फ्यूमेरेट बनाता है। ठीक है, सक्सिनेट से क्या बना यहाँ पे? फ्यूमेरेट बना। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स सेकंड में सक्सिनेट का डिहाइड्रोजनेशन हुआ, जिससे किसका फॉर्म हुआ? फ्यूमेरेट बनेगा। ठीक है, ये फ्यूमेरेट किसका फॉर्म करेगा? FADH2 का। FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। सेम प्रोसेस जैसे इसके पहले हुई ना कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी FADH2 करेगा। तो जो FADH2 है ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पहुंचा देता है कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। अब यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आयन का ट्रांसलोकेशन नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स जो थर्ड है में ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 में 2 हाइड्रोजन बनेंगे, तो एक FADH2 से कितने हाइड्रोजन बनेंगे? 6 हाइड्रोजन आयन बनेंगे, जैसे कि इसके पहले हुआ था। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे कॉम्प्लेक्स थर्ड में, कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 में। जैसे इसके पहले कॉम्प्लेक्स थर्ड में 3 कॉम्प्लेक्स थर्ड में 4 हाइड्रोजन बनेंगे, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गए और कॉम्प्लेक्स फोर्थ में 2 हाइड्रोजन बनेंगे। तो इस प्रकार कितने हाइड्रोजन बनेंगे? हमारे 6 हाइड्रोजन। अब बताती है कि टोटल ATP कितनी बनेगी। जैसे कि 4 हाइड्रोजन से एक ATP मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स है जिसमें FADH2 ने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बने? 6 जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और कितने हाइड्रोजन बने? 6 हाइड्रोजन बने। तो अब ATP कितनी बनेगी? जब 4 हाइड्रोजन से एक ATP बनती है, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन से कितनी ATP बनेगी? 1.5 ATP। 1.5 ATP। इस प्रकार देखिए यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ है। हम एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं इसे। जैसे कि यहाँ पे NADH से NAD का फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसपोर्ट होते हैं किसकी हेल्प से? क्यूनोन की हेल्प से। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ये है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स थर्ड में ट्रांसफर हुए, कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में ट्रांसफर हुए। ठीक है, देन इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद क्या हुआ? ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस हुई। ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन बने। हाइड्रोजन के आयन की पोजीशन कैसी होती है? जो हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की जो पोजीशन है जिसमें हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं? 4। देन इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है उसमें हाइड्रोजन बन रहे हैं 4, और जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है उसमें हाइड्रोजन बन रहे हैं कितने? 2। तो इस प्रकार कितने हाइड्रोजन बन चुके हैं? हमारे 10 हाइड्रोजन बन चुके हैं, जिसमें से जो 2 हाइड्रोजन है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ ETC में हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार जो पहली जो साइकिल चलती है जिसमें फूड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स थर्ड है और कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, जिसके थ्रू जो हाइड्रोजन है, जो टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 10 है, जिससे पर्टिकुलर एक NADH ने कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनाए हैं? 2.5 ATP मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। और फिर सेम कंडीशन होती है हमारे कॉम्प्लेक्स सेकंड में। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड में भी क्या होता है कि पर्टिकुलर सक्सीनेट का डिहाइड्रोजनेशन होता है, फ्यूमेट बनता है, जिसमें FADH2 रिलीज होते हैं। सेम प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस द्वारा हाइड्रोजन नहीं बनते। सेम प्रोसेस चलती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसपोर्ट होते हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स थर्ड में, कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 में। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है वो हाइड्रोजन आयन कितना बनाता है?
कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो हाइड्रोजन आयन बनाता है 3 और जो कॉम्प्लेक्स 4 है वो हाइड्रोजन आयन बनाता है 2। इस प्रकार कितने होते हैं? 6 हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो इस प्रकार 6 हाइड्रोजन से, जैसे कि 4 हाइड्रोजन से एक एटीपी बनता है, तो 6 हाइड्रोजन से कितनी एटीपी बनेंगी हमारी इस FeDH2 द्वारा? 1.5 ATP। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और इस प्रकार एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा ये पूरी साइकिल है ATP की, किस प्रकार हमने रिएक्शन देखी 1 by 1। तो इस प्रकार क्या होता है? पर्टिकुलर ATP का ट्रांसफर होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस में कंप्लीट हो रही है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसकी 2 मेम्ब्रेन में हो रहा है। जो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है हमारा इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू एंड किसके थ्रू? हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू। ये कहलाता है हमारा ETC का मैकेनिज्म।